आंध्र प्रदेश में ना, हाँ मछलीपट्टनम भी मिल जाएगा कहीं कहीं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर लिए हैं, सब लोग अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, मैं ही रह गया हूँ। खैर मैं उस जमाने में नहीं था तो अच्छी बात है, अगर होगा तो बता भी नहीं है। ठीक, कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने क्या किया है, अंग्रेज आ चुके हैं, डच आ चुके हैं, पुर्तगाली आ चुके हैं, बारी फ्रांसीसी क्यों है। खेल में मजा तभी आएगा जब सारी मोहरें एक साथ आ जाए, आ रही है। मामला लुई 14वें का है। किसका है? लुई 14वें का है। कौन सा लुई? 14वां लुई, यानी लुई 1516 नहीं हुए होंगे, 14वां लुई आ गया है। 14वां लुई का एक फाइनेंस मिनिस्टर था। क्या था? एक फिनमिन था। उस फिनमिन का नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था उसका? कोलबर्ट था। इस कोलबर्ट ने यानी इस फाइनेंस मिनिस्टर ने लुई 14वें के कान भरने शुरू कर दिए। क्यों? लुई 14वां चाहता था कि मैं एक कंपनी स्थापित कर लूं, मैं भी डच जैसी, अंग्रेजों जैसी, पुर्तगालियों जैसी, डेनिश जैसी। जब ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं हमको भी पैसा मिलेगा। लुई 14 ने कहा, बोले इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मंत्री हो तो तुम जैसा। इसने क्या किया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवा दी। और सरकार की कंपनी थी ये, गवर्नमेंट से करवाई। तो ये पूरी कंपनी किसके हाथ में काम करती थी? फ्रांस की गवर्नमेंट के हाथों से। और जबकि ब्रिटेन की कंपनी, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो व्यापारियों की थी, निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में वैसे ही ज्यादा आता है, सरकारी कंपनी में कम आता है। नहीं तो साथ की बिल में देख सकते हो इस बात के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि लुई 14वें के काल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इनके नाम कुछ और होंगे, उन नामों से हमको मतलब नहीं है, कभी भी पूछ नहीं जाते, बाहर जाने दो। ठीक है, तो लुई 14वें के काल में कोलबर्ट ने एक कंपनी स्थापित कर दी। ठीक है, और ठीक आकर के हमारे देश में आकर के पहली फैक्ट्री इन्होंने भी कहां खोल ली? सूरत में जाकर। सूरत में जाकर इन लोगों ने पहली फैक्ट्री खोलवा दी। अभी तक तो व्यापार इन लोगों के बीच में होता रहा, व्यापार होता रहा, लेकिन कब तक व्यापार होगा शांति से? जब तक ये लोग भारत में अपना कब्जा नहीं जमा लेते। जब इन लोगों के बीच में कंपटीशन ज्यादा बढ़ने लगा, कौन कौन? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। जब इन लोगों के बीच में व्यापार ज्यादा बढ़ने लगा तो उस व्यापार में अधिक हिस्सा लेने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में इन्होंने लड़ना। बस जयराम जी की अब दे दमादम होने वाले हैं। खैर मामला यहीं तक नहीं रुका। ये लोग व्यापार करते 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 इंडोनेशिया में लड़ रहे हैं, इंडिया में लड़ रहे हैं, कहीं तो फारस में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के इन लोगों ने ब्लू वाटर को हॉट वाटर बना दिया। हाँ, हॉट वाटर बना वाला। जहां देखो, जिस उधर नजर उठा के देखो, उधर दो पोत आपस में लड़ रहे हैं। पोत पे इंसान लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर दो पोत लड़ रहे हैं। वाटर ब्लू से क्या हो गया? हॉट हो गया। ठीक, अब हॉट वाटर में वो तब और हॉट हो गया जब 1746 में क्या हो गया? फर्स्ट कर्नाटक वॉर। क्या हो गया? फर्स्ट कर्नाटक वॉर 1740 से 1748 तक। यूरोप में क्या हुआ था? यूरोप में ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का वॉर हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। और उस उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांस के लोगों ने और ऑस्ट्रिया के लोगों ने, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वो ब्रिटेन का समर्थक था, तो कुल मिलाकर के इनमें वहां ऑस्ट्रिया में और फ्रांस में झगड़ा होने लगा। अब इधर लोग, वो लोग तो वहां हो रहा है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध यानी भारत सक्सेशन और यूरोप में हो रहा है। ये लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जैसे कभी देखा होगा ना, गांव में अगर बड़े लोग लड़ रहे हो तो छोटे बच्चे भागते हैं लड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के इनका अपना महासंग्राम था। इन्होंने अपना महासंग्राम स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही यहाँ क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का जो युद्ध उत्तराधिकार समाप्त हुआ, इन लोगों ने कहा चलो अब तो हम एक्स लाश आपके जल्दी कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं? एक्स-ला-शापेल की संधि कर लेते हैं। अब क्या लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं चल रहा। 1648 में इन लोगों ने एक्स-ला-शापेल की संधि के माध्यम से काम खत्म कर लिया। हाँ 1748 में काम खत्म कर लिया। फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ, दूसरा कर्नाटक वार हुआ, तीसरा कर्नाटक वार हुआ। अब कुल मिलाकर के बात थी कि इन्हीं कर्नाटक के युद्धों में एक महान व्यक्ति था, वे क्या बोलते हैं? डुप्ले। फ्रांसीसियों का मामला था डुप्ले के हाथ में और अंग्रेजों का मामला था क्लाइव के हाथ में। क्लाइव के हाथ में डुप्ले ने क्या किया कि डुप्ले ने जानबूझ करके, यानी डेलिबरेटली जानबूझ करके इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, देशी राजा महाराजा थे, उनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया और कहा कि आप हमको रख लो, हम तुमको चारों तरफ से मजबूत कर देंगे, हमारी सेना सबसे मजबूत है, आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बस आप हमको व्यापार करने दो। भारतीय राजा को लगा बात तो सही है, हमको क्या जरूरत है, हम इन्हीं की सेना नहीं रख लेते हैं, हमारे लोग वैसे ही करते हैं। कैसा लगा? और ऐसा कहा जाता है कि भारत में अलाइंस सिस्टम, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने की थी। सहायक संधि जो अंग्रेजों ने की थी वो अलग बात है, लॉर्ड वेलेस्ली का मामला अलग है, लेकिन शुरुआत जहां किसे कहा जाता है भारत में? डुप्ले को। यानी सहायक संधि का मामला श्रेय स्थापित करने का श्रेय डुप्ले को जाता है। और डुप्ले ने जाने अनजाने में, यानी या तो वो एडवर्टेंटली किया या इनएडवर्टेंटली किया, जाने अनजाने में ही उसने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दे दिया जो अगले 300-400 वर्षों तक क्या करने वाली है? भारत को गुलाम बनाने वाली है। इसी सहायक संधि के जरिए ही बहुत सारे राजा महाराजाओं के क्षेत्रों को हड़प लिया गया था डुप्ले। लेकिन चूंकि डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था और फ्रांसीसी कंपनी सरकार का अधीन कार्य करती थी, और यदि सरकार को फायदा नहीं हुआ तो सरकार ने कहते बंद। क्लाइव एक प्राइवेट कंपनी का गवर्नर था और वो हर कीमत पर चाहते थे, घाटे का नाम ही नहीं है, किसी भी कीमत पे करो, प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में आया? किसी भी कीमत पे करो, प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो घाटा तो उनकी डिक्शनरी में नहीं था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि क्लाइव धीमे धीमे करके उठता चला गया और फ्रांसीसी धीमे धीमे करके झुकते चले गए और अंतिम तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। ठीक है, थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ 1763 और इसे पेरिस की संधि के माध्यम से, पेरिस ट्रीटी के माध्यम से समाप्त कर दिया गया, शांति कर ली गई और इस तृतीय कर्नाटक युद्ध में मामला निपट गया फ्रांसीसी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया। बेदरा के युद्ध में किसको हरा दिया? डचों को हरा दिया। डच गए गायब। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया 1760 में। 1760 में बांडीवास की लड़ाई देख लो, चेक कर लो। 1760 मेरे ख्याल से 22 जनवरी की है। ठीक है, जनवरी 1760 में क्या होगा? बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया और कुल मिलाकर के पेरिस की संधि कर ली गई और फ्रांसीसी फिर से फुटपाथ पर चले गए। अब अंग्रेजों को कोई भी टक्कर देने वाला व्यक्ति नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ कौन बचे हैं? अंग्रेज। सिर्फ अंग्रेज बचे हैं और उनसे लड़ने के लिए कुछ राजा महाराजा भारत के बचे हुए हैं, यानी भारतीय महाद्वीप के राजा महाराजा बचे हुए हैं। तो कल अंग्रेजों और भारत के राजा महाराजा में व्यापार को लेकर के क्या लड़ाई होती है, संक्षिप्त रूप से जानेंगे और जल्दी से आएंगे हम अपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर। ठीक है, तो कल हम लोग पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस